बच्चों, आज हम आपको साइक्लोट्रॉन उपकरण का उपयोग, सिद्धांत, रचना और कार्यविधि ये सब पढ़ाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार आया है और पूछा जाता है। तो साइक्लोट्रॉन उपकरण लॉरेंस और लिविंगस्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1934 में बनाया था। इसका जो उपयोग है वो धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। धनावेशित जो कण होते हैं जैसे प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है या धनायन, इन कणों को ज़्यादा ऊर्जा देकर त्वरित किया जाता है। तो ये इसका इस्तेमाल है। इसका जो सिद्धांत है, इस उपकरण पर आरोपित विभवांतर और जो आवेशित कण है उसकी वृत्ताकार मार्ग पर चलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो आरोपित विभवांतर के बराबर होनी चाहिए, जिसको हमने लिखा है कि आरोपित विभवांतर की आवृत्ति आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो कण है वो वृत्ताकार मार्ग पर चलता है और वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए वो एक ही वैद्युत क्षेत्र में बार बार पुनः प्रवेश करता है। ये दोनों सिद्धांतों का इस्तेमाल हमने इस उपकरण को बनाने में किया है। इसकी रचना में हम देखें, अंग्रेजी के लेटर डी की आकृति में हमने ये दो डी को मिलाकर इसको बनाया है। दोनों डी को मिलाकर बनाते हैं तो एक वृत्त का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। तो दोनों डी को मिलाकर हम जो है एक वृत्त बना लेते हैं। इस स्थिति में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आकृति है एक डी है और दूसरा डी ये है, दोनों को मिलाएंगे तो एक वृत्त का रूप धारण कर लेगी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो दो डी मिलाकर एक वृत्त बनाया गया है। इसमें दोनों डी को मिलाते समय बीच में एक गैप रखते हैं। इस गैप पर ही हम जो है एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दो डी छोटे गैप पर स्थित रहते हैं। तो दोनों डी के बीच में एक गैप रखा गया है और इस पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डीज के बीच में 10⁵ वोल्टेज का एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10 से लेके 15 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी होती है। तो अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो 10⁵ वोल्ट का होता है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10 से लेके 15 मेगाहर्ट्ज की होती है। यहाँ पर डीज के तल के लंबवत 1.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र भी लगाते हैं, जो हमने तीर के चिन्ह से दिखाया है। आप देखिए इस डी के लंबवत, इसके जो तल है इस तल के लंबवत हमने चुंबकीय क्षेत्र भी अप्लाई किया है, जो तीर के चिन्ह से दिखाया है। यहाँ पर डी के केंद्र पर एक आयन सोर्स रख देते हैं, जहाँ से हमें धनायन या धनावेशित कण मिलते हैं जिनको हमें त्वरित करना होता है। तो अब इसके हम सिद्धांत के बारे में बात करें कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो जब धनायन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक डी में प्रवेश करेंगे। तो एक डी में चलेंगे तो अर्धवृत्ताकार मार्ग पर चलते हैं और अर्धवृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए वो V की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण चलता है तो उसे V की ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर अर्धवृत्ताकार मार्ग पर जब कण चलता है तो उसे V की ऊर्जा मिलती है और उस V की ऊर्जा के कारण उसका वेग बढ़ जाता है और वेग बढ़ने के कारण उसकी त्रिज्या का मार्ग बढ़ जाता है। तो एक डी से जब दूसरे डी में प्रवेश करता है तो अधिक त्रिज्या का मार्ग अपनाते हुए प्रवेश करता है। जब D1 से D2 में जाता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है और D2 से D1 में जाता है तो भी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक अर्धवृत्त में उसको V की ऊर्जा मिल जाती है, जिसकी वजह से उसका त्रिज्या का मार्ग बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि हर एक त्रिज्या बढ़ते हुए लास्ट में उसकी त्रिज्या बहुत अधिक हो जाती है, उस उपकरण की अधिकतम परिधि के बराबर हो जाती है।
जो परिधि की जो अधिकतम जो वृत्त है उस पूरे उपकरण का बना हुआ, उसकी जो त्रिज्या अधिकतम त्रिज्या है उसके बराबर हो जाती है, और वो वहाँ से वो लास्ट में एग्जिट हो जाता है जिस टारगेट से जाके टकराता है। तो जो त्रिज्या जो बढ़ रही है, जो त्रिज्या जो बढ़ रही है वो v की ऊर्जा के कारण बढ़ रही है। हर एक डी से दूसरे डी में प्रवेश करने पर ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण त्रिज्या का मार्ग बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि आप एप्लाइड वोल्टेज जो है, एप्लाइड वोल्टेज जो है उसकी फ्रिक्वेंसी ये वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आवेश की फ्रिक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। जब D1 से D2 में कण प्रवेश करता है तो वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि धनावेशित कण है, तो D2 जो है नेगेटिव प्लेट पर होना चाहिए जिससे वो धनावेशित कण को ग्रहण कर ले। और D2 से जब D1 में जा रहा है तो D1 जो है नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ऋण विभव पर होना चाहिए, नेगेटिव वोल्टेज पर होना चाहिए। और D1 से फिर D2 में जाता है तो फिर D2 है क्या, नेगेटिव वोल्टेज पर होना चाहिए। तो अगर इस फ्रिक्वेंसी में अंतर आ जाएगा तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा और उपकरण कार्य नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी शर्त है कि आरोपित विभवांतर की आवृत्ति आवेशित कण के प्रक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक डी से दूसरे डी में जाएगा वो तभी जाएगा जब दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर होगी, अन्यथा वो जा नहीं पाएगा। तो एक डी से दूसरे डी में जाने के लिए फ्रिक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आवेशित कण है वो R = mv/b³ के मार्ग पे चलता है। तो एक डी में जो समय लगता है उसे वो लगता है πm/b³, और दोनों डी के मिलाकर जो समय लगता है उसे हम प्रक्रमण काल कहते हैं, जो कि आपका है पूर्ण वृत्त के लिए या दोनों डी के लिए जो आवृत काल है वो 2πm/v³। ये आवृत काल जो है त्रिज्या पर और वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये भी इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर वो त्रिज्या पर और वेग पर निर्भर करता तो टाइम एक फैक्टर हो जाता, जो कि इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती इसके कारण। अब यहाँ पर इसकी जो आवृत्ति है b³/2pm, ये जो आवृत्ति इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर कण के द्वारा जो ऊर्जा है प्राप्त की जाती है, एक डी में जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो v³ होती है, तो दोनों डी में मिला के एक चक्कर में जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो 2v³ होती है। अगर उसने n चक्कर लगाए पूरे उसमें तो उसकी टोटल ऊर्जा जो है 2v³ गुणा चक्करों की संख्या, 2v³ गुणा चक्करों की संख्या, ये उसकी टोटल एनर्जी होती है। तो 2nv³ ये उसकी टोटल एनर्जी हुई, क्योंकि एक चक्कर में प्राप्त ऊर्जा 2v³ और टोटल चक्करों में प्राप्त ऊर्जा 2nv³। तो अब इसको हम दूसरे रूप में समझें कि जो कण के द्वारा प्राप्त ऊर्जा है वो ½mv², और v की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आप आएगी v = bqr/m। तो bqr/m यहाँ पे v का मान रखेंगे तो आपकी आएगी ½ mv² में इसमें v का मान रख देंगे तो आएगी v² q² = r²/2m। यहाँ पर आप देखेंगे यही ऊर्जा चक्करों की संख्या गुणा एक चक्कर में ऊर्जा, एक चक्कर में जो ऊर्जा है वो 2v³ के बराबर है, तो ये ऊर्जा बराबर होगी 2nv³ के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा v² q² r²/2m बराबर 2nv³। इस सूत्र के माध्यम से हम जो है सवाल निकालते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग, सिद्धांत, रचना और वर्किंग। अब आता है कि साइक्लोट्रॉन की क्या कमियां हैं। साइक्लोट्रॉन की कमी यह है कि ये ऋणावेशित कणों को त्वरित नहीं करता है, ये केवल धनावेशित कणों को ही त्वरित करता है। दूसरी बात यह है अनावेशित कणों को भी त्वरित नहीं कर पाता है, जैसे न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को, क्योंकि उस पर आवेश नहीं होता है, जब आवेश नहीं होता है तो जो वोल्टेज चेंज हो रही है प्लस माइनस वो सब काम नहीं करेगा, इसलिए ये न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, इससे हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है कि जब वेग बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो उसका द्रव्यमान बदलने लगता है, तो उस स्थिति में भी ये काम नहीं करता है। वो इसकी कमियां हैं। तो पेपर में कभी कभी 1-2 नंबर की साइक्लोट्रॉन की कमियां भी लिखनी आती हैं। तो
इस तरह से आपका ये पेपर में लिखने आता है कि साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें उपयोग, सिद्धांत, रचना और वर्किंग, ये आपको लिखना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ सवाल कराएंगे आपको। थैंक यू।